मध्ययुग इतिहास के सबसे अंधेरे और सबसे क्रूर कालों में से एक था। इंसानी हड्डियों से बनी चर्चों से लेकर आज तक अनसुलझे अजीबोगरीब घटनाओं तक। मेरे साथ आइए, जब हम मध्य युग के छोड़े गए सबसे अंधेरे रहस्यों और सबसे डरावने खोजों को उजागर करेंगे। शुरू करने से पहले कृपया वीडियो लाइक और सब्सक्राइब करें। यह कंटेंट क्रिएटर्स के लिए बहुत जरूरी है। धन्यवाद। और अब चलिए शुरू करते हैं। फ्रांस में डांसिंग प्लेग। 15 जुलाई 1518 को एक महिला जिसका नाम फ्राउ ट्रोफिया था, अचानक स्ट्रासबर्ग की एक गली में नाचने लगी। ना कोई संगीत था, ना कोई जश्न और ना ही कोई साफ वजह। वो कई घंटे तक नाचती रही, फिर पूरी रात भी नाचती रही। अगले दिन भी वो नहीं रुकी। एक हफ्ते बाद 30 से ज्यादा लोग उसके साथ नाचने लगे। अगस्त आते आते यह संख्या और बढ़ गई। लगभग 4 दिनों तक सैकड़ों पुरुष, महिलाएं और बच्चे सड़कों पर लगातार नाचते रहे। उनमें से कई के पैरों में घाव हो गए और थकावट के कारण वे गिर पड़े। रिकॉर्ड के अनुसार कुछ लोग स्ट्रोक या हार्ट फेल्योर से मरे। हैरानी की बात थी कि अधिकारियों ने उन्हें नहीं रोका। इसके बजाय शहर की परिषद का मानना था कि पीड़ितों को अपनी बीमारी को बाहर निकालने के लिए बस नाचने देना चाहिए। उन्होंने मंच बनवाकर संगीतकार बुलाए ताकि नाचने वालों को प्रोत्साहन मिले, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। यह अजीब महामारी करीब 2 महीने चली और फिर धीरे धीरे गायब हो गई। आज तक इसका कोई निश्चित कारण नहीं पता चला। कुछ लोग मानते हैं कि ये अनाज में फंगस के कारण हुआ, जबकि अन्य इसे उस समय क्षेत्र में फैली भूख, बीमारी और डर से बढ़ी एक सामूहिक मनोवैज्ञानिक घटना बताते हैं। 5 सदियों से ज्यादा हो गए, फिर भी ये यूरोप के इतिहास के सबसे विचित्र रहस्यों में से एक है। मध्यकालीन पशु मुकदमे। 13वीं से 18वीं सदी के बीच यूरोप में एक अजीब परंपरा थी, जानवरों के खिलाफ मुकदमा चलाना। और ये कोई मजाक या सिर्फ प्रतीकात्मक रस्म नहीं थी। इसमें असली अदालतें, जज, वकील, गवाह और औपचारिक फैसले होते थे। 1386 में नॉर्मैंडी में एक सूअर पर बच्चे पर हमला करने का मुकदमा चला और उसे वकील भी दिया गया सजा सुनाने से पहले। 1587 में फ्रांस में एक समुदाय ने अपने अंगूर के बागों को नुकसान पहुंचाने वाले भृंगों के खिलाफ मुकदमा दायर किया। मुकदमा 8 महीने तक चला और उन क्यूरों के पास भी अपना वकील था। सबसे अनोखे मामलों में से एक 1474 में बेसल, स्विट्जरलैंड में हुआ था। मुर्गे पर अंडा देने का आरोप लगने पर मुकदमा चला, क्योंकि तब माना जाता था कि उसका अंडा बेसिलिस्क नामक राक्षस को जन्म दे सकता है। आधुनिक नजरिए से यह मजाकिया लगता है, लेकिन मध्य युग के लोगों के लिए कानून दुनिया की दिव्य व्यवस्था का हिस्सा था। वे मानते थे कि सभी जीव भगवान के कानून के अधीन हैं और अपने कर्मों के लिए जिम्मेदार हैं। उनके लिए एक ऐसी दुनिया का विचार जिसमें कोई तर्क नहीं है, जानवर पर मुकदमा चलाने से भी ज्यादा डरावना था। विच बोतलें। इंग्लैंड के पुराने घरों के फायरप्लेस, दरवाजों और दीवारों के नीचे 200 से अधिक अजीब बोतलें पाई गई हैं। पहली नजर में ये सिर्फ साधारण बोतलें लगती थीं, लेकिन जब पुरातत्वविदों ने इनमें से कुछ को खोला तो उन्होंने खौफनाक सामग्री पाई। टेढ़े मेढ़े कील, सुई, इंसान के बाल, कटे हुए नाखून और यहां तक कि इंसान का पेशाब भी। इन्हें विच बॉटल कहा जाता है। तब मान्यता थी कि ये बोतलें जादूगरनी और श्राप से बचाव में काम आती थीं। पेशाब उस व्यक्ति का प्रतीक था जिसे श्रापित किया जाता था। सुई और कीले श्राप को अपने में समेट लेती हैं जब वह पीड़ित के पास पहुंचने वाला होता है। कुछ बोतलों में कपड़े या चमड़े से बना एक छोटा दिल भी मिला, जिसमें सुइयां चुभाई गई थीं। यह जादूगर का प्रतीक माना जाता है और इसमें चोट पहुंचाने से वह श्राप हटाने को मजबूर होगा। 2004 में शोधकर्ताओं ने ग्रीनविच से मिली 300 साल पुरानी जादुई बोतल की जांच की। इसके अंदर इंसान का पेशाब, कीले, सुइयां और 10 टुकड़े नाखून के पाए गए। हैरानी की बात है कि जांच से यह भी पता चला कि बोतल में पेशाब डालने वाला धूम्रपान करता था, क्योंकि उसमें निकोटीन मिला। आज भी पुरातत्वविद पुराने इमारतों के नीचे जादू की बोतलें खोजते रहते हैं। जब आधुनिक विज्ञान नहीं था, ज्यादातर बीमारियों का इलाज नहीं था और रोजमर्रा की जिंदगी खतरे से भरी थी, तब जादू टोने पर विश्वास उनके लिए रोजमर्रा की चीजों जितना असली लगता था। और शायद
यही इस कहानी का सबसे डरावना पहलू है। मुद्दा ये नहीं था कि जादू की बोतलें काम करती थीं या नहीं, बल्कि कितने लोग मानते थे कि उन्हें जीने के लिए इनकी जरूरत है। एंकोराइट सेल, इंग्लैंड में कुछ मध्ययुगीन चर्चों के नवीनीकरण के दौरान चर्च की मोटी दीवारों के अंदर छुपे हुए छोटे छोटे कमरे पाए गए। इनमें कोई दरवाजा नहीं था। इन कमरों में सिर्फ एक छोटी खिड़की थी जो खाना पास करने के लिए थी, और वेदी की ओर संकरी दरार थी। इन्हें एंकोराइट सेल कहते हैं। यह कुछ धार्मिक पुरुष और महिलाएं स्वेच्छा से खुद को बंद कर लेते थे ताकि वे अपने जीवन के शेष हिस्से में अकेले रह सकें। जब कोई एंकोराइट अपनी कोठरी में प्रवेश करता था तो बिशप द्वारा एक विशेष समारोह आयोजित किया जाता था। इनमें वे प्रार्थनाएं होती थीं जो आमतौर पर मृतकों के लिए पढ़ी जाती थीं। चर्च के अनुसार उस व्यक्ति को दुनिया के लिए मृत मानते थे। इसके बाद कोठरी बंद कर दी जाती थी और वह व्यक्ति फिर बाहर नहीं निकलता था। ना आकाश देख सकता था, ना कोई उसे छू सकता था, और कभी कभी वो फिर कभी अपनी जगह से कुछ कदम से ज्यादा दूर नहीं जा पाता था। खाना सिर्फ दीवार में बने एक छोटे से छेद से दिया जाता था। इसी छेद के जरिए वो मिस्सा सुनता था और वेदी देखता था। सबसे प्रसिद्ध धार्मिक एकांतवासियों में से एक जूलियन ऑफ नॉर्विच थे। 20 से ज्यादा साल वो अपनी छोटी कोठरी में रहा और रिविलेशंस ऑफ डिवाइन लव लिखी, जो अंग्रेजी की सबसे पुरानी किताबों में है और महिला द्वारा लिखी गई थी। जब आधुनिक जीर्णोद्धार करने वालों ने कुछ कोठरियों को खोला तो उन्होंने वहां कभी रहने वाले लोगों के निशान भी देखे। पत्थर पर खरोंचें, व्यक्तिगत सामान के कुछ हिस्से। ये कोई जेल नहीं थी, ना ही ये कोई सजा थी। ये एक अकेलेपन भरा जीवन था जिसे लोगों ने खुद चुना था ताकि वे दुनिया से दूर रहकर भगवान के करीब जा सकें। हड्डियों का चर्च चक गणराज्य के कुटनाहोरा शहर में एक छोटी सी चैपल है जिसे सेडलेक ओस्वारी के नाम से जाना जाता है। पहली नजर में यह सिर्फ एक साधारण पुरानी इमारत लगती है, जैसी कि यूरोप में कई ऐतिहासिक चर्च हैं। जैसे ही आप अंदर जाते हैं तुरंत महसूस होगा कि इसमें कुछ अलग है। दीवारों के चारों ओर की सजावटें, यहाँ तक कि कुछ मूर्तियां और प्रतीक जो अंदर देखे जा सकते हैं, ये सब असली मानव हड्डियों से बना है। कोई प्रतिकृति या सजावट नहीं, बल्कि असली अवशेष हैं जो कभी जीवित थे। सैकड़ों साल पहले अनुमान है कि इस चैपल के अंदर लगभग 40 से 70 हजार कंकालों का इस्तेमाल किया गया था। यहाँ खोपड़ियों को सावधानी पूर्वक जोड़कर मेहराब और सजावट बनाई गई है। कुछ स्तंभ ऐसे हैं जो हड्डियों से घिरे हुए हैं, और चैपल के बीच में एक बहुत बड़ा झूमर लटका हुआ है जिसके बारे में कहा जाता है कि इसमें इंसान के शरीर की लगभग हर तरह की हड्डी शामिल है। अधिकांश आधुनिक आगंतुकों के लिए यह दृश्य किसी हॉरर फिल्म से सीधा निकला हुआ लगता है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि यूरोप में ऐसा यह अकेला स्थान नहीं है। पुर्तगाल में एवोरा शहर में प्रसिद्ध हड्डियों का चैपल स्थित है। वहां हजारों हजार कंकालों का इस्तेमाल पूरी चैपल की दीवारों और स्तंभों को ढकने के लिए किया गया है। प्रवेश द्वार पर लिखा संदेश तुरंत आगंतुकों का ध्यान खींचता है। हम जो हड्डियां यहाँ हैं, तुम्हारी हड्डियों का भी इंतजार कर रही हैं। सीधी सादी पंक्ति। ये एक याद दिलाने वाला संदेश है कि कोई भी मृत्यु से नहीं बच सकता। यह अनोखी परंपरा कैसे शुरू हुई? मध्य युग में यूरोप के कई कस्बों और शहरों की आबादी तेजी से बढ़ी। इसके साथ ही चर्च के कब्रिस्तानों में दफनाने की संख्या भी बढ़ गई। फिर आई महामारियां, अकाल और ब्लैक डेथ जैसी बीमारियां, जिन्होंने लाखों लोगों की जान ले ली। ज्यादा समय नहीं बीता कि कई कब्रिस्तान भर गए। लोगों को नए दफन होने वालों के लिए जगह बनानी पड़ी। इसी वजह से पुरानी हड्डियों को खोदकर साफ करके अस्थि गृह या हड्डियों के भंडार में रखा जाने लगा। कुछ जगहों पर इन हड्डियों को सिर्फ रखा ही नहीं गया, बल्कि चर्च का हिस्सा भी बना दिया गया। खोपड़ियों और हड्डियों को सावधानी से सजाया गया ताकि उनसे डिजाइन, सजावट और धार्मिक प्रतीक बनाए जा सकें। हालांकि ये आधुनिक नजरिए से डरावना लग सकता है, लेकिन इसे लोगों को डराने के लिए नहीं किया गया था। असल में इसका उद्देश्य इसके ठीक उलट था। ये परंपरा ईसाई धर्म की एक महत्वपूर्ण अवधारणा निहित है, जिसे मेमेंटो मोरी कहा जाता है। यह एक लैटिन वाक्यांश है जिसका अर्थ है याद रखो कि तुम्हें मरना है। मध्ययुगीन काल के लोगों के लिए मृत्यु के बारे में चिंतन करना ना तो अजीब था और ना ही विकृत। यह आस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था।
वे मानते थे कि जीवन की अस्थिरता को याद रखना अधिक अर्थपूर्ण और भगवान के करीब जीवन जीने में मदद करता है। इसलिए मृत्यु को छुपाने के बजाय वे इसे अपनी आंखों के सामने ही रखते थे। हर बार चर्च में प्रवेश, प्रार्थना या मिस्सा में वे हड्डियां उन्हें याद दिलाती हैं कि एक दिन उनका भी वही हाल होगा। आसपास के लोग भी एक दिन उन्हीं की तरह हो जाएंगे। और शायद यही वजह है कि बोन चर्च का प्रभाव आज तक इतना गहरा है। हर साल बहुत सारे पर्यटक इन जगहों पर आते हैं। उनमें से कई सिर्फ साधारण जिज्ञासा के साथ अंदर आते हैं, लेकिन जब वे अंदर आते हैं तो अक्सर वे उस खामोशी से ठिठक जाते हैं, क्योंकि धीरे धीरे उन्हें एहसास होता है कि जो वे देख रहे हैं वह कोई सजावट नहीं है, यह सिर्फ कला नहीं है, ये असली लोग हैं। वे लोग जो कभी जीवित थे, जिए, प्यार किया, सपने देखे और हमारी तरह जीवन जिया। और भले ही सैकड़ों साल बीत गए हों, वे अभी भी उन गिरजाघरों का हिस्सा बने हुए हैं। वे चुपचाप खड़े हैं, एक ऐसी सच्चाई की याद दिलाते हुए जो कभी नहीं बदली। साम्राज्य बदल सकते हैं, राज्य गायब हो सकते हैं और इतिहास से नाम मिट सकते हैं, लेकिन उन लोगों के लिए जिन्होंने इन बोन चर्चों का निर्माण किया, एक बात सभी के लिए निश्चित है कि एक ना एक दिन हम में से हर कोई भी अतीत का हिस्सा बन जाएगा। और यही वो संदेश है जो इन चैपलों की दीवारों में जड़े हजारों खोपड़ियां और हड्डियां आज तक लगातार फुसफुसाती रहती हैं। और इसका नाम फ्रेंच शब्द उब्लिए से आया है, जिसका मतलब होता है भूल जाना। यही इसका असली मकसद था, किसी इंसान को सिर्फ कैद नहीं बल्कि उसकी यादों को भी मिटा देना। कई सालों तक जब यूरोप के पुराने किलों की मरम्मत और जांच की जा रही थी, तो लोगों को अजीब गड्ढे मिले जो टावरों, हॉल और प्राचीन इमारतों की नींव के नीचे छुपे हुए थे। पहली नजर में यह सिर्फ इमारत का एक आम हिस्सा लगता है, लेकिन जब पुरातत्वविदों ने इन्हें और करीब से जांचा तो उन्हें एहसास हुआ कि कुछ को शायद गुप्त जेलों के रूप में इस्तेमाल किया गया था। साल 2009 में नॉटिंघम, इंग्लैंड में मरम्मत करने वालों ने एक मध्ययुगीन ओबेलिस्क की खोज की, एक इमारत के नीचे जो 600 साल से भी ज्यादा समय तक अदालत के रूप में इस्तेमाल होती थी। कुछ रिपोर्टों के अनुसार जिन लोगों को यहाँ रखा जाता था, उन्हें अंधेरे में बिना किसी उम्मीद के छोड़ दिया जाता था कि वे कभी भाग पाएंगे। आयरलैंड में प्रसिद्ध लीप कैसल में भी इसी तरह की एक गड्ढी पाई गई थी। कुछ अन्य किलों में ओबलेट का फर्श असमान और नुकीले पत्थरों से भरा हुआ था। यह आरामदायक बनाने के लिए नहीं बनाया गया था, इसे इसलिए बनाया गया था ताकि अंदर बिताया गया हर एक पल और भी कठिन हो जाए। सोचिए उस इंसान की हालत जो ऐसी जगह में गिर जाए, चारों तरफ घना अंधेरा, ठंडी पत्थर की दीवारें, बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं, और ऊपर की तरफ बस एक छोटी सी दरार ही तुम्हें दुनिया से जोड़ती है। जैसे जैसे दिन बीतते हैं, शायद तुम अब भी ऊपर लोगों के कदमों की आहट सुन सकते हो, उनकी बातें, जिंदगी की आवाजें, पर कोई तुम्हें देख नहीं सकता और ना ही जानता कि तुम जिंदा हो या नहीं। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि जिन्हें आज ओब्लिएट कहा जाता है, वे सभी वास्तव में जेल के रूप में इस्तेमाल नहीं हुए थे। कुछ शायद पहले पानी का भंडारण, गोदाम या किले की असली डिजाइन का हिस्सा रहे होंगे, जिन्हें बाद में एक डरावनी पहचान मिल गई। लेकिन एक बात से इनकार नहीं किया जा सकता, इन गड्ढों में से कुछ में सच में इंसानों की हड्डियां मिली हैं। और इतना काफी है कि लोग ये सवाल करें कि उन जगहों पर असल में क्या हुआ था सैकड़ों साल पहले। ओब्लेट का डरावना पहलू सिर्फ भूख, तकलीफ या मौत की संभावना नहीं है, इसके पीछे का विचार और भी ज्यादा डरावना है। ये विचार कि कुछ जगहें जानबूझकर बनाई गई हैं ताकि किसी इंसान को दुनिया की नजरों से हटा दिया जाए। एडिनबर्ग के नीचे के सील किए गए तहखाने। 1985 में एडिनबर्ग में एक रग्बी खिलाड़ी ने गलती से एक पुरानी दीवार तोड़ दी और शहर के नीचे एक अंधेरी जगह में गिर गया। उसने जो खोजा वह कोई साधारण बेसमेंट नहीं था, यह कमरों का एक विशाल नेटवर्क था जो साउथ ब्रिज के नीचे छुपा हुआ था और लगभग एक सदी से भुला दिया गया था। 120 से अधिक वॉल्ट पाए गए। शुरू में इनका इस्तेमाल वर्कशॉप, गोदाम और व्यापारिक स्थानों के रूप में किया जाता था, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, ऊपर पुल से पानी रिसने लगा। व्यापारियों ने उस जगह को छोड़ दिया। अब वहां एडिनबर्ग के सबसे गरीब, बेघर प्रवासी और किराए पर घर न ले सकने वाले परिवार रहने लगे। उनके पास और कोई ठिकाना नहीं था। वॉल्स के अंदर लगभग कोई धूप नहीं थी,
ना तो सही वेंटिलेशन था और ना ही सफाई की कोई व्यवस्था थी। बीमारी, गरीबी और निराशा उनके जीवन का हिस्सा बन गई थी। जब शहर ने ये प्रवेश द्वार बंद कर दिए, 19वीं सदी में पूरा इलाका धीरे धीरे भुला दिया गया। 100 से भी ज्यादा सालों तक एडिनबर्ग के ज्यादातर निवासी इस बात से अनजान थे कि उनके पैरों के ठीक नीचे कभी एक पूरी बस्ती रहती थी और वहां लोग जीते और दुख झेलते थे। जब वॉल्स को फिर से खोला गया तो पुरातत्वविदों ने वहां उपकरण, कपड़ों के टुकड़े, जानवरों की हड्डियां, बर्तन और उन लोगों के अन्य निशान पाए जो कभी वहां रहते थे। आज यह मशहूर टूरिस्ट आकर्षण है और स्कॉटलैंड की सबसे प्रेतबाधित जगहों में गिना जाता है। इस कहानी का असली डरावना हिस्सा भूत नहीं, बल्कि ये है कि वहां लोग रहते थे, दुख झेलते थे, वहीं उनकी मौत हुई और वे इतिहास से लगभग मिटा दिए गए। मध्यकालीन सेस्पिट। पुरातत्व मध्य युग के असली जीवन के बारे में सबसे महत्वपूर्ण जानकारी के स्रोत किले, चर्च या प्राचीन किताबों में नहीं मिलते, बल्कि पुराने सीवर और गंदगी के गड्ढों में मिलते हैं। शायद ये सोचने में अच्छा न लगे, लेकिन पुरातत्वविदों के लिए मध्यकालीन सेस्पिट या शौचालय एक टाइम कैप्सूल की तरह है, जिसमें रोजमर्रा की जिंदगी छुपी होती है। जब कोई जैविक वस्तु एक बंद गड्ढे में गिरती है जहां ऑक्सीजन नहीं होती, तो वह तुरंत सड़ती नहीं है। इसके बजाय वह सैकड़ों सालों तक संरक्षित रह सकती है। इसी वजह से शोधकर्ताओं ने फल के बीज, परागकण, जानवरों की खाल, कपड़ा, जूते और यहां तक कि परजीवी भी पाए हैं जो कभी इंसानों के शरीर में रहते थे। यॉर्क, इंग्लैंड में प्राचीन मानव मल में गोल कृमि, विपवर्म और अन्य परजीवियों के अंडे पाए गए। यह दर्शाता है कि मध्यकाल में आंतों का संक्रमण आम था। जर्मनी में एक मल गड्ढे में 30,000 से अधिक चेरी के बीज पाए गए और पैरी में अंगूर और शराब के अवशेष मिले, जो यह साबित करते हैं कि उनके भोजन में वाइन कितनी महत्वपूर्ण थी। जब ज्यादातर पानी पीने योग्य नहीं था, पुराने सीवरों का अध्ययन ग्लैमरस नहीं था। लेकिन एक चीज है जो कई पुराने दस्तावेज नहीं कर सकते, ये झूठ नहीं बोलता। जहां उस समय की क्रॉनिकल्स अक्सर राजाओं, युद्धों और धर्म पर केंद्रित होती थीं, वहीं सेस्पिट्स दिखाते हैं कि आम लोग वास्तव में क्या खाते थे, कौन सी बीमारियां उनके पास थीं और वे रोजाना कैसे जीते थे। लंदन प्लेग पिट्स। 2013 में जब लंदन की नई अंडरग्राउंड रेलवे बनाई जा रही थी, तो मजदूरों ने लिवरपूल स्ट्रीट के नीचे कुछ खोजा, इंसानों की हड्डियां, और वो भी सिर्फ एक या दो नहीं, बल्कि सैकड़ों। जैसे जैसे खुदाई आगे बढ़ी, उन्हें पता चला कि वे एक विशाल सामूहिक कब्र खोद रहे हैं जो प्लेग के समय की थी। आधुनिक शहर के नीचे 1348 की ब्लैक डेथ और 1665 की ग्रेट प्लेग के पीड़ित दफन हैं। चार्टर हाउस स्क्वायर में पुरातत्वविदों ने ब्लैक डेथ के समय खोया एक प्राचीन आपातकालीन कब्रिस्तान खोजा। कंकालों के दांतों की डीएनए जांच के माध्यम से वैज्ञानिकों ने उस बैक्टीरिया की मौजूदगी की पुष्टि की जिसने महामारी फैलाई थी। ये वही बीमारी है जिसने अनुमानित 30 से 60% यूरोप की आबादी को मार डाला था। हड्डियों की जांच से ये भी पता चला कि ये लोग कहां बड़े हुए, अपने बचपन में क्या खाते थे और मरने से पहले किस तरह का काम करते थे। उनमें से कई लंदन में पैदा नहीं हुए थे। वे मजदूर और प्रवासी थे जो रोजगार की तलाश में शहर आए थे। कुछ बच्चे, कुछ गरीब और कुछ लोग थे जिनकी अचानक मौत हुई, इसलिए उन्हें सामूहिक रूप से दफनाया गया। शव कतार में नहीं रखे गए थे, इसके बजाय वे कब्रों में एक दूसरे के ऊपर रखे गए थे, जो इस बात का सबूत है कि शहर ने कितनी भयानक आपदा का सामना किया था। कुल मिलाकर परियोजना के विभिन्न हिस्सों में 3000 से अधिक कब्रें पाई गईं। 600 से भी अधिक वर्षों तक ये लोग सड़कों और रेलवे स्टेशनों के नीचे दफन रहे, और जब उन्हें फिर से खोजा गया तो आधुनिक लंदन का मानव इतिहास की सबसे भयानक महामारियों में से एक से सीधा संबंध बन गया। गड्ढे में पड़े लोग ना तो राजा थे और ना ही कोई रईस, वे आम लोग थे जो एक ऐसी आपदा में मारे गए जिसने पूरे यूरोप को बदल दिया। रिचर्ड तृतीय को अगस्त 2012 में एक कार पार्क के नीचे पाया गया था। लेस्टर के पुरातत्वविदों ने एक साधारण पार्किंग लॉट में खुदाई शुरू की। वे कोई खजाना नहीं ढूंढ रहे थे, वे कोई प्राचीन मंदिर भी नहीं ढूंढ रहे थे,
वे एक ऐसे राजा की कब्र ढूंढ रहे थे जो 500 साल से भी ज्यादा समय से लापता थी। रिचर्ड तृतीय, इंग्लैंड के अंतिम राजा, जो युद्ध के मैदान में ही मारे गए थे। 1485 में बोसवर्थ की लड़ाई में उनकी मृत्यु हुई, जिससे रोजेस के युद्ध खत्म हुए और ट्यूडर वंश का उदय हुआ। उनकी मृत्यु के बाद उन्हें लिसेस्टर के एक मठ में दफनाया गया, लेकिन कुछ दशकों बाद जब मठ को गिरा दिया गया तो उनकी कब्र का स्थान पूरी तरह से खो गया। 527 वर्षों तक किसी को नहीं पता था कि वो कहां दफनाए गए थे। पार्किंग लॉट में खुदाई के पहले ही दिन पुरातत्वविदों को एक कंकाल मिला। शरीर एक उथली और तंग कब्र में दफनाया गया था। इसकी रीढ़ की हड्डी में स्पष्ट स्कोलियोसिस था, एक ऐसी स्थिति जो रिचर्ड III के ऐतिहासिक वर्णनों से मेल खाती है। खोपड़ी पर भी कई घाव थे, जो मध्ययुगीन युद्ध में इस्तेमाल होने वाले हथियारों से हुए थे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण सबूत डीएनए से मिला। वैज्ञानिकों ने कंकाल से प्राप्त आनुवंशिक सामग्री की तुलना रिचर्ड तृतीय के एक जीवित भाई बहन के वंशज के डीएनए से की। मेल मिल गया। गहन जांच के बाद आधिकारिक रूप से पुष्टि की गई कि वो कंकाल रिचर्ड III का है। ये आधुनिक पुरातत्व में सबसे अद्भुत खोजों में से एक है। कई सदियों तक रिचर्ड III की छवि प्रचार और कहानियों से गढ़ी गई थी। खासकर शेक्सपियर के नाटक ने उन्हें एक विकृत हालत में दिखाया, लेकिन विज्ञान ने दिखाया है कि उस कहानी के कई हिस्से बढ़ा चढ़ाकर बताए गए हैं या सच नहीं है। हैरानी की बात यह है कि जिस पार्किंग स्पेस में उन्हें मिला उस पर R लिखा था, जो राजा के लिए नहीं था। यह केवल संयोग था कि इसका अर्थ रिजर्व था। कई दशकों तक हजारों लोगों ने इंग्लैंड के लापता राजा के ऊपर अपनी गाड़ी पार्क की, बिना ये जाने। 2015 में रिचर्ड तृतीय को लीसेस्टर कैथेड्रल में दोबारा दफनाया गया, जिसमें कई लोग शामिल हुए। 500 साल से ज्यादा गुम रहने के बाद इतिहास में भूला गया एक राजा आखिरकार मिला और आधुनिक युग के सबसे महान पुरातात्विक रहस्यों में से एक का अंत हो गया। और यहीं पर हमारा सफर मध्य युग की सबसे चौंकाने वाली खोजों में से कुछ के साथ समाप्त होता है। और जब उन्हें खोला गया तो उन्होंने हमें एक अनोखा मौका दिया, उन लोगों की आवाजें फिर से सुनने का जो इतिहास में बहुत पहले खो चुके थे।